सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, शिक्षा में डिप्लोमा विशेष शिक्षा बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता, अगर सिंपली बात करें डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो आईडीडी के बच्चे थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे जिनका आज एग्ज़ाम हुआ था, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस पेपर को करके आए होंगे। लेकिन जो पहले 9 क्वेश्चंस हैं जिनके आप सभी आंसर्स जानना चाहते हैं, उनके आंसर्स मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस 9 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि इन 9 में से अगर आपके 9 नंबर आ जाते हैं तो 50% चांस बढ़िया हो जाते हैं आपके, क्योंकि 18 नंबर ही लेने हैं आप लोगों को पास होने के लिए। 50% आपका पोर्शन यहीं से कवर हो जाता है। आपके पास होने के, अच्छे नंबरों से पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके 9 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो आपके एमसीक्यूज़ के बारे में क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि VAKT क्या है। VAKT की फुल फॉर्म पूछी गई है, लेकिन एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछी गई है। तो इसकी सही जो फुल फॉर्म है वो आप सभी जानते हैं, वो है विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टैक्टाइल। विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टैक्टाइल, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आए हैं, इसका आंसर डी लगाया है, तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीडी की एनडीडी में एन का मतलब पूछा है, तो इसमें एन का मतलब न्यूरो होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर है न्यूरो। नेक्स्ट आपका अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, और एनडीडी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, आपको प्रॉपर याद हो जाएगी एनडीडी में न्यूरो क्यों आया। एनडीडी की फुल फॉर्म है न्यूरो डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, इसमें एन स्टैंड्स फॉर न्यूरो। उसके बाद APGAR स्कोर में जी का अर्थ क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जी स्टैंड्स फॉर ग्रीमेस। ठीक है, जी क्या होता है, ग्रीमेस। अगर बात करें इसमें ए होता है अपीयरेंस, पी होता है पल्स, जी ग्रीमेस, ए एक्टिविटी, अगेन आर होता है रेसिपिरेशन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ग्रीमेस। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 में से 3 आप लोगों के इस क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत पे आपको बताना है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है, डिस्प्रैक्सिया इज द मोस्ट प्रीवेलेंट डिसेबिलिटी इन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब विशेष सीखने की अक्षमताओं में डिस्प्रैक्सिया सबसे ज़्यादा प्रचलित अक्षमता का प्रकार है। तो दोस्तों ये फॉल्स है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें चर्चा में रहती है तो वो डिसलेक्सिया होती है, ना कि डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया इसका सही स्टेटमेंट होता, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। उसके बाद पूछा गया है, ऑटिज्म इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड नॉट जेनेटिक फैक्टर्स। ये भी आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑटिज्म जो होता है वो बहुत जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो अगर यहाँ पे इन्वायरमेंटल के साथ साथ जेनेटिक भी यूज़ करते तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। इस केस में दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये आपके फॉल्स हैं। आपके 5 नंबर का पार्ट कंप्लीट हो गया इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि आपको मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। इसमें 4 क्वेश्चन बता रखे हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, देन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके बाद बहुदिव्यांगता या मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD। सबसे पहले अपने क्वेश्चन की बात करें तो अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर जो अपनी सामान्य समझ है वो धीरे हो जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपने, सामान्य समझ में धीमा। अगर एक को मिलाएंगे तो ये मिलेगा C के साथ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो पूरी हो जाती है, मतलब जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धि है वो
खराब हो जाती है। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, खराब शैक्षणिक उपलब्धि। देन अगर बात करें मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में अगर अपन बात करें तो आपको उच्च सहायता की आवश्यकता होती है या उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है, इसे बोलेंगे हाई सपोर्ट नीड्स। थर्ड का आंसर आ जाएगा डी। जो चौथा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, स्वलीनता। अगर बात करें खुद में लीन रहते हैं, अगर खुद में कोई व्यक्ति लीन रहता है तो क्या क्या उसका मतलब निकलता है। अगर आप अपने आप में ही लीन हो तो आपको अपने अपने आसपास की सोसाइटी, आपको समाज से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब आप सामाजिक नहीं होते। तो सामाजिक संपर्क में कमी रहती है या पुअर इन सोशल इंटरेक्शन अगर बात करें वो होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो ग्रस्त बच्चे हैं या व्यक्ति हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन टोटल अगर बात करें 9 नंबर के यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों का इन 9 नंबर में कितना स्कोर रहता है वो ज़रूर मुझे इस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं। उसके बाद अगर अगले पोर्शन की बात करें, बड़े सिंपल पेपर आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे पास होंगे। अब 2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 के 5। विकासात्मक अक्षमता क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑटिज्म डिसऑर्डर को परिभाषित करना है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अवधारणा लिखनी है, बौद्धिक अक्षमता के बारे में कोई 2 मिथ लिखने हैं या 2 मिथ्स लिखने हैं, विकासात्मक अफेजिया का अर्थ लिखें, इसके बारे में आपको लिखना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है 5। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके ऊपर बेहतर लिखा होगा। नेक्स्ट आपका जो 4 क्वेश्चन करने हैं 3-3 नंबर के, टोटल 12 नंबर के। पहला क्वेश्चन आपका है विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक मार्ग क्या है। सेकंड, सीखने की शैलियों पर संक्षिप्त टिप्पणी मांगी है। थर्ड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों की सामान्य संवेदी समस्याएं बताइए, ऐसा लिखा गया है। फिर बौद्धिक अक्षमता का शैक्षिक वर्गीकरण लिखिए, डिस्कैलकुलिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के लिए शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप सेवाओं के लाभ पूछे गए हैं जो आप लोगों को बताने हैं, लिखने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छा लिखा होगा। उसके बाद पार्ट डी, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। शीघ्र हस्तक्षेप के परिभाषित कीजिए। शीघ्र हस्तक्षेप आपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी पढ़ा होगा। बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के सीखने की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। विकासात्मक अक्षमता संबंधी के शुरुआती लक्षणों और जोखिम कारकों पर चर्चा करें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रकारों को उनकी विशेषताओं सहित समझाइए। विशिष्ट अधिगम अक्षमता को परिभाषित कीजिए, इसके कारणों को विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों ये आपका पेपर था, इजी लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं है मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, इजी लेवल का पेपर था। आप लोग अगर साल पूरा पढ़े हैं तो अच्छे से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाएं, इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।